डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के क्रम में ही आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज़ को ही डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे और आज हम और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, हमने कल शेयर्स की बात की थी और वो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी कंपनी के पूंजीकरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिक्विडिटी की दृष्टि से ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसको फिर से ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, तो जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो ये फैसिलिटेट कराती है कि वह व्यक्ति अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करके वापस अपना फ़ंड निकाल सके। हालांकि इस चीज़ में सेबी के रेगुलेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके प्रोसीजर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कंपनी के केसेस में जो पब्लिक कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ और जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनके लिए कंपनीज़ एक्ट 2013 में अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपनी अलग से प्रॉपर्टी रखती है और अलग से प्रॉपर्टी एक्वायर भी करती है और वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, बिज़नेस के डेली बिज़नेस जो ऑपरेशंस हैं उनको करने में यूज़ में ले सकती है। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको भी हम, उसकी दृष्टि से भी हम इस पॉइंट को एनालाइज कर सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग है और जो कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। कोई भी इम्पोर्टेंट जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी है, जैसे कि कोई मेंबर है, कोई प्रमोटर है, उनको पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास किस तरह की कौन सी प्रॉपर्टी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कंपनी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है और उसको कब उसने एक्वायर किया है और जो दूसरी डिटेल्स है वो पता लग सके। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखती है। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि कंपनी एक व्यक्ति की तरह कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकती है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। यहाँ पर मीनिंग ये है, हमने इस पॉइंट को कल भी डिस्कस किया था कि कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा स्यू की जा सकती है, परिवाद दर्ज किया जा सकता है और कंपनी किसी बाह्य व्यक्ति पर या आंतरिक व्यक्ति पर भी परिवाद दर्ज करा सकती है। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल टीम। कंपनी आर्टिफिशियल है, कंपनी के पास स्वयं की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक मैनेजरियल टीम के रूप में कंपनी के डिसीजन लेते हैं और कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नेंस बाय मेजॉरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनमें वाद विवाद हो सकता है किसी भी एक डिसीज़न को लेकर और वो एक ही डिसीज़न पर अपने अलग अलग मत रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम व्यक्ति जिस मत के लिए अपना वोट देते हैं या जिस मत को स्वीकार करते हैं, कंपनी भी उसी मेजॉरिटी से चलती है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि
कंपनीज़ एक्ट 2013 ने कंपनी के ऊपर अध्यारोपित किए हुए हैं। यदि कोई कंपनीज़ एक्ट 2013 के अधीन इनकॉर्पोरेट हुई है तो अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत कंपनी को वह कार्य करने ही होंगे। इसमें एक मुख्य कार्य होता है रिपोर्टिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ऑडिट रिपोर्टिंग का। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। बिजनेस और प्रॉपर्टी इन द नेम्स अदर देन इट्स ओन, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपनी कौन सी प्रॉपर्टी को ओन कर रही है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो किस कंपनी से और जुड़े हुए हैं और उसके साथ संबंध में उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका पूरा ब्यौरा जिस कंपनी से भी वो व्यक्ति संबंधित है उनका पूरा होना चाहिए ब्यौरा। नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस है कि जो कंपनी है वो या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का अथवा दोनों का बिजनेस करेंगे। कोई प्रोडक्ट होगा या कोई पूरी प्रोडक्ट लाइन होगी या फिर सर्विसेज होंगी, सर्विसेज के साथ में आफ्टर सेल सर्विसेज भी होंगी, प्रोडक्ट के साथ में आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी। अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर वो गुड्स और सर्विसेज का ही आदान प्रदान करेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, ट्रेडिंग भी शामिल है, सेवाओं की पूर्ति भी शामिल है, लेकिन मैक्रो लेवल पर वो होंगी गुड्स और सर्विसेज ही। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट और अंडरटेकिंग। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने के साथ में जो कंपनी की जो असेट्स हैं वो पूर्णतया अलग ही रहेंगी, और यदि उसको दूसरी किसी व्यक्ति से या दूसरी किसी कंपनी से यदि शामिल होना है, उन असेट्स को शामिल करना है, तो उन जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के तहत ही वो संबंधित हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है रेजिडेंस। कंपनी का रेजिडेंस होता है, कंपनी का जो हेड ऑफिस है वही उसका रेजिडेंस माना जाता है। नेक्स्ट, नॉट अ सिटीजन एंड हैज़ नो फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी की राष्ट्रीयता तो है, लेकिन कंपनी के पास कंपनी सिटीज़न नहीं है और उसके जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं उनके जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटीज़ के रिसोर्सेज काम में ले रही है, तो कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है मैं अज्यूम एनेमी कैरेक्टर। कोई कंपनी है जो अपनी सूचनाओं के आधार पर अथवा अपनी सूचनाओं को जो घोषित शत्रु हैं उनसे अगर वो संबंध रखती है, उनसे सूचनाएं वो आदान प्रदान करती है, उनसे वो व्यापार करती है, तो उस कंपनी को भी हम शत्रु मान सकते हैं। हमने आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को सीधे ही डिस्कस किया है। अभी हमने कंपनी की परिभाषा नहीं पढ़ी है, लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हम अगर कंपनी की परिभाषा को पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ी सरल हो जाएगी और हम कंपनी को अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। धन्यवाद।